हेलो एंड वेलकम, टाइम्स नाउ नवभारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त प्रीति नेगी। तो रोज की तरह हम लेकर हाजिर हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। हाँ पता है आज संडे है और थोड़ा सा तो आलस आपको भी हो रहा होगा प्रीति, लेकिन हम अपने दोस्तों से यही कहेंगे कि देखिए रोज की तरह हम फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आपके लिए लेकर आए, जिसमें तमाम खबरें होती हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो हमारे साथ खबरें भी देखिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कर लीजिए। देखिए खास बात यह है कि इस बुलेटिन में खबरें आपको एकदम अलग अंदाज में, एक नए अंदाज में मिलती है। और एक बात की तो गारंटी है, इस बुलेटिन को देखने के बाद आपको आज का न्यूज़पेपर बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि न सिर्फ न्यूज़पेपर की सुर्खियां बल्कि डिटेल रिपोर्ट इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे। तो अगले 1 घंटे के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखिए उमेश पाल हत्याकांड से प्रयागराज अभी तक दहला हुआ है। शूटर्स के खिलाफ एसटीएफ और यूपी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन लगता नहीं है कि अपराधियों में खौफ है। ये प्रीति इसलिए कह रही हैं क्योंकि प्रयागराज से ही एक ऐसी घटना सामने आई है कि एक महिला से सरेआम लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। महिला जो है बैटरी रिक्शा से जा रही थी और स्नैचर्स के जो गैंग है उसने महिला पर अटैक किया और उसकी चेन छीन ली और लूट कर उसे फरार हो गए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। एक बैटरी रिक्शे पर 2 महिलाएं सवारी करने बैठी। रिक्शे के बिल्कुल साथ साथ एक बाइक भी दौड़ रही है। सड़क पर गाड़ी भी आ जा रही है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अगले पल क्या होगा इसका एहसास रिक्शे पर सवार महिला यात्री को नहीं था। बदमाश बाइक को रिक्शे के और भी नजदीक लाता है। महिला को समझ पाती उससे पहले वो अचानक महिला के गले से चेन छीनकर फरार हो जाता है। चेन खींचने के बाद महिला ऑटो से नीचे गिर गई और गंभीर रूप से जख्मी हो गई। बीच सड़क पर दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की वारदात प्रयागराज के करेली इलाके की है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बीच शहर में चेन स्नैचिंग की इस घटना से लोग दहशत में हैं। गंभीर रूप से जख्मी महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। तो देखा आपने किस तरीके से चेन स्नैचिंग की यह वारदात हुई है। हालांकि यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। अब उम्मीद यही की जा रही है कि पुलिस इस सीसीटीवी के आधार पर जल्द ही आरोपियों को पकड़ लेगी। बिल्कुल, देखिए भले अगर हम प्रयागराज की बात करें, यहाँ पर स्नैचर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन अगर हम मैनपुरी की बात करें तो यहाँ पर जो बदमाश है वो पुलिस के टारगेट पर है। और किस तरीके से पुलिस ने शहर का जो कुख्यात गैंग है उसकी कमर तोड़ी है, बस 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। यूपी पुलिस बदमाशों पर कहर बनकर टूट रही है। एक तरफ माफियाओं के अड्डों को बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ योगी की पुलिस बदमाशों को उनके मान से खोज कर निकाल रही है। बीती रात मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान गोली लगने से एक लुटेरा घायल हो गया। पुलिस ने घायल लुटेरे सहित 5 बदमाशों को दबोच लिया। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर 2 लुटेरे फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। अपराधियों के कब्जे से चोरी के जेवरात, तमंचा, कारतूस, 2 बाइक बरामद हुई है। वहीं जख्मी बदमाश को जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। तो हमारी पुलिस पार्टी ने इनको घेराबंदी का प्रयास किया, पीछा किया, तो ये लोग फायरिंग करने लगे। पुलिस ने इनको पकड़ने के लिए आत्मरक्षार्थ फायरिंग है। या फिर ये गैंग जो एक्टिव है इनका सफाया जल्द हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा प्रीति आपने, लेकिन बुलडोजर एक्शन पर सवाल भी कई बार उठते हैं। लेकिन मेरा तो मानना है कि बुलडोजर एक्शन दरअसल उन पर भी होना चाहिए जो वंदे भारत पर लगातार पत्थरबाजी कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों से खबरें आती हैं कि किस तरीके से शातिर बदमाश जो हैं वो वंदे भारत ट्रेन को निशाना बना रहे हैं, उन पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि इस तरह की घटनाएं कम होंगी, क्योंकि ट्रेन देखिए हम सभी की संपत्ति है। तो जाहिर सी बात है ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए और उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। रिपोर्ट देखिए आप। देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस पत्थरबाजों के निशाने पर है। वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। बंगाल में वंदे भारत एक्सप्रेस पर एक बार फिर पथराव की घटना सामने आई है। शनिवार शाम ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से हावड़ा आ रही थी, तभी रास्ते में मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का ब्रिज के पास किसी ने ट्रेन पर पथराव किया। पथराव से खिड़की के शीशे टूट गए। पत्थरबाजी की घटना के बाद ट्रेन में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया। यात्री दहशत में आ गए। देर रात जब ट्रेन हावड़ा स्टेशन पहुंची तो यात्रियों ने गुस्से का इजहार किया।
रेलवे इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में इस तरह के हमले न हो, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 30 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलने वाली पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। ये पहला मौका नहीं है जब ट्रेन को निशाना बनाया गया है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना में पहले भी कई बार ट्रेनों पर इस तरीके से पत्थरबाजी हो चुकी है, लेकिन पुलिस के लिए पता है प्रीति, ये चुनौती बनी हुई है कि इन आरोपियों को किस तरीके से आखिरकार पकड़ा जाए। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन जब हम वंदे भारत ट्रेन की बात करते हैं तो लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती है कि पकड़ जांच की जा रही है, लेकिन ये आग लगी कैसे, ये जांच का विषय है। इस रिपोर्ट को देखिए। आग की भयानक और विकराल लपटें उठ रही हैं। ट्रेन की बोगियां धू-धू कर जल रही हैं। फायर फाइटर के जवान आग बुझाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन भीषण आग पर काबू पा लेना आसान नहीं था। पूरा इलाका धुएं से भर गया। आग के रौद्र की ये तस्वीरें असम के गुवाहाटी की है, जहां एक खड़ी ट्रेन की 2 खाली बोगियों में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस भीषण अग्निकांड में 2 डिब्बे जलकर खाक हो गए। खबर मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त डिब्बे में कोई मौजूद नहीं था। बीते 48 घंटे में आग की ये दूसरी घटना है जब खड़ी ट्रेन में आग लग गई। इससे पहले झारखंड के साहिबगंज रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में आग लग गई थी। तो देखिए, एक खड़ी ट्रेन की बोगियों में आग कैसे लगी ये तो किसी की भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन अब रेलवे प्रशासन इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ट्रेन की बोगियों में आग लगी उस वक्त ये बोगियां पूरी तरीके से खाली थी, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। और चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताएंगे कि किस तरीके से देखिए टूटा हेलमेट पहने एक शख्स पर पुलिस ने आखिरकार क्या कार्रवाई की, कहां हाथियों ने उत्पात मचाया। 2 मिनट में आपको दिखाते हैं वायरल वीडियोस। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां एक बाइक सवार टूटा हुआ हेलमेट रस्सी से बांधकर सड़क पर निकला, तो पुलिस ने जो किया उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। पुलिस अधिकारी ने पहले शख्स के जुगाड़ू हेलमेट को उतारा और फिर उससे एकदम ब्रांड न्यू हेलमेट पहनाकर रवाना किया। दूल्हा दुल्हन मोटरसाइकिल पर बैठे हैं, जबकि मोटरसाइकिल क्रेन से बंधी है। जमीन पर बड़ा सा पत्थर है और सामने एक सफेद रंग की महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी है। अब होता ये है कि दूल्हा एक्सेलेटर दबाता है और क्रेन उस बाइक को धीरे धीरे हवा में उठाते हुए कार के ऊपर से टपा देती है। देखने में ऐसा लगता है कि दूल्हे ने बाइक को हवा में उछालकर गाड़ी को पार करा लिया। ये वीडियो शूट किसी फिल्म का नहीं बल्कि प्री वेडिंग शूट है, जो लगातार वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर एक बेहद फनी डांस वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको देखकर आपका दिन बन जाएगा। इस वीडियो में कुछ सीनियर सिटीजन्स को नागिन डांस करते हुए देखा गया है। वीडियो में 55 प्लस की उम्र के लोगों की मस्ती देख लोग सोशल मीडिया पर काफी तारीफ कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के हुगली में एक हाथी को उत्पात मचाते हुए देखा गया। वीडियो में एक मेडिकल स्टोर के बाहर बड़ी संख्या में लोगों की लाइन लगी हुई है। तभी आनन फानन में लोग वहां से भागने लगते हैं। तभी एक हाथी की एंट्री होती है, जो मेडिकल स्टोर के बाहर खड़ी स्कूटी पर अपना जोर आजमाने लगता है और उसे रौंद डालता है, फिर वहां से चला जाता है। इस वीडियो को करीब 14 लाख बार देखा जा चुका है। कई बार स्टंट करने के चक्कर में लोगों का पोपट भी बन जाता है। वायरल हो रहे वीडियो को देखिए, किस तरह बाइक से स्टंट करने के चक्कर में शख्स की भद पिट गई। आप देख सकते हैं जंगल में कुछ लोग बाइक से स्टंट कर रहे हैं,
तभी एक शख्स बाइक लेकर ऊंचाई पर चढ़ने लगता है, लेकिन ऊंचाई पर पहुंचते ही शख्स का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो बाइक के साथ नीचे धड़ाम हो जाता है। इस नजारे को देख लोगों की हंसी नहीं रुक पा रही है। तो बुजुर्ग का नागिन डांस आपने देखा, वहीं हमने आपको दिखाया बाइक पर प्री वेडिंग शूट का वीडियो। लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि स्टंट बाजी के चक्कर में कभी अपनी जान पर जोखिम में मत डालिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं करप्शन के खिलाफ ईडी के एक्शन की। शनिवार को यानी कि कल के कविता से 8 घंटे तक पूछताछ की गई, सवाल जवाब उनसे किए गए और अब 16 मार्च को एक बार फिर से उन्हें समन किया गया है। क्या है पूरी खबर, उस रिपोर्ट में देखिए आप। तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता से ईडी ने शनिवार को 8 घंटे पूछताछ की। कविता से पूछताछ को लेकर दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक सियासत गर्म है। जांच एजेंसी ने कविता से सिसोदिया और साउथ ग्रुप के लोगों से कनेक्शन के बारे में सवाल जवाब किया। उन्हें वो व्हाट्सएप चैट भी दिखाई गई जो साउथ ग्रुप के साथ की गई थी। कविता से कई सिम कार्ड के इस्तेमाल और सबूतों को नष्ट करने के बारे में भी ईडी ने सवाल किए। उन्हें आबकारी नीति 2021-22 के मसौदे की प्रतियां भी दिखाई गई जो सार्वजनिक होने से पहले ही कुछ आरोपियों को लीक कर दी गई थी। कविता से समीर महेंद्रू की कंपनी में निवेश पर भी सवाल किए गए, जिसके खिलाफ शराब घोटाले में जांच एजेंसियों ने आरोप पत्र दाखिल किए हैं। पूछताछ खत्म होने के बाद के कविता हैदराबाद लौट गई हैं। एजेंसी ने उन्हें 16 मार्च को फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। दिल्ली शराब नीति घोटाले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो चुके हैं। जांच की आंच कई और नेताओं तक पहुंच रही है। इस मामले में के कविता भी ईडी के निशाने पर है। पूछताछ के दौरान ईडी ने कविता का फोन जब्त कर लिया है। तो नई शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया के बाद के कविता यानी कि केसीआर की बेटी लगातार ईडी के रडार पर है। लगातार बढ़ती दिख रही हैं। ईडी ने दिल्ली, एनसीआर, पटना, मुंबई और रांची समेत 24 ठिकानों में छापेमारी की है। ईडी ने दावा किया कि जांच में करीब 600 करोड़ रुपए की अपराध से अर्जित आय के साक्ष्य मिले हैं। सर्च के दौरान 1 करोड़ रुपए कैश, $1900, 540 ग्राम सोना और 1.5 किलो गोल्ड ज्वेलरी समेत कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं। दिल्ली के पौष इलाके में एक 4 मंजिला बंगला मिला है जो एबी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से पंजीकृत है, जिसका मालिकाना हक तेजस्वी यादव और उसके परिवार के पास है। ये उत्पीड़न की कार्रवाई जो बीजेपी में शामिल हो गया या बीजेपी से जुड़ा हुआ है उसके खिलाफ नहीं होती। जो विपक्ष के नेता हैं उनके खिलाफ रोज मुकदमे करने हैं। जांच से पता चला है कि ज्यादातर जमीन पटना के पौष इलाके में गलत तरीके से रेलवे में जॉब देने के नाम पर हड़प ली गई, जिसकी आज कीमत करीब 200 करोड़ रुपए है। न्यू फ्रेंड कॉलोनी के बंगले की कीमत 4 लाख रुपए दिखाई गई है, जबकि इसकी असल कीमत 150 करोड़ रुपए है। तफ्तीश में सामने आया है कि रेलवे में 50% से ज्यादा जॉब पाने वाले कैंडिडेट लालू परिवार के विधानसभा क्षेत्र के हैं। 17 में हुआ तब फिर क्या हुआ? अब 5 साल के बाद फिर हो रहा है और सब कुछ हो गया तो क्या हुआ? अब काहे नहीं उस समय हुआ था? ईडी और सीबीआई की जांच को लेकर दिल्ली से पटना तक सियासत गर्म है। तो लालू फैमिली जो है ईडी की रडार पर है। ईडी का कहना यह है कि कई अहम सबूत जो है लालू फैमिली के खिलाफ है, ईडी के पास इस वक्त मौजूद है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि देखिए ये जांच सिर्फ विपक्षी पार्टी के नेताओं तक ही सीमित क्यों है। सीबीआई और ईडी के एक्शन को लेकर को विकास योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम आज बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे भी देश को समर्पित करेंगे। 118 किलोमीटर लंबे बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे पर 8,480 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस एक्सप्रेसवे से बेंगलुरु और मैसूर की दूरी 3 घंटे से घटकर सिर्फ 75 मिनट हो जाएगी। इस एक्सप्रेसवे पर 6 कैरीज वे लेन और 2 सर्विस रोड लेन दोनों तरफ है। इसमें एलिवेटेड कॉरिडोर, 4 रेल ओवरब्रिज, 9 बड़े ब्रिज, 42 छोटे ब्रिज और 89 अंडरपास हैं। हमारा कमिटमेंट सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए है, तेज गति के विकास के लिए है। पीएम मैसूर कुशलनगर राजमार्ग की आधारशिला रखेंगे, साथ ही आईआईटी धारवाड़ राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा पीएम हुबली स्टेशन पर दुनिया के सबसे लंबे रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे और हुबली धारवाड़ स्मार्ट सिटी की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और
शिलान्यास करेंगे। इस साल मोदी की ये छठी कर्नाटक यात्रा है। इसी साल कर्नाटक में चुनाव भी होना है। तो देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और चुनाव को लेकर क्या है बीजेपी का चुनावी प्लान, और साथ ही साथ आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 महीने में क्यों 6 बार कर्नाटक का दौरा कर रहे हैं और कर चुके हैं। इसी के साथ आज क्या बड़ी सौगात मिलने वाली है कर्नाटक की जनता को, सब कुछ बताएंगे हम आपको। बिल्कुल, टाइम्स नाउ भारत पर तमाम अपडेट्स हम आपको देंगे, लेकिन फिलहाल हम देख लेते हैं देश में और क्या कुछ बड़ी खबरें जो है रहने वाली है। ईडी सीबीआई इन दिनों विपक्षी दलों के नेताओं पर छापेमारी कर रही है। ईडी दिल्ली में शराब घोटाले की जांच की कमान संभाले हुई है, तो बिहार में बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि कई क्षेत्रीय दल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जितने क्षेत्रीय दल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जांच एजेंसियां जब कार्रवाई कर रही हैं, तो वो कभी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, कभी वो इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। तो वहीं आपने पलटवार करते हुए बीजेपी को भ्रष्टाचारियों की वॉशिंग मशीन बताया है। एमपी के सिवनी में एनआईए और एमपी पुलिस ने 3 जगहों पर छापेमारी की है। संयुक्त कार्रवाई में 3 संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है। आरोपियों के ठिकानों से पुलिस ने अवैध दस्तावेज बरामद किए हैं। एनआईए की ये कार्रवाई टेरर फंडिंग से जुड़ी है। 2 संदिग्धों को पुलिस ने पूछताछ के लिए कस्टडी में लिया है। आरोपियों के नाम अब्दुल अजीज कल्फी और शोएब खान है। पंजाब के संगरूर में नियुक्ति की मांग को लेकर शिक्षकों ने शनिवार को जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मास्टर कैडर यूनियन के 4146 शिक्षकों ने सीएम हाउस के सामने धरना दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारी शिक्षकों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। दरअसल पंजाब सरकार ने टीचरों को 5 जनवरी को नियुक्ति पत्र सौंपे थे, लेकिन अभी तक स्टेशन अलॉट नहीं किए गए। यूपी के रायबरेली में रामचरितमानस के अपमान की घटना सामने आई है। यहाँ शौचालय की दीवारों पर मानस की चौपाइयाँ लिखी गई हैं। जिन चौपाइयों को लेकर पिछले दिनों विवाद हुआ था, उन्हें ही यहाँ दीवारों पर तोड़ मरोड़ कर लिखा गया है। इसके साथ ब्राह्मणों पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। पुलिस ने रामचरितमानस की चौपाइयों को तोड़ मरोड़ कर लिखने के आरोप में केस दर्ज किया है। राहुल गांधी के बयानों पर बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने बड़ा पलटवार किया है। साध्वी ने कहा कि राहुल गांधी भारत के नहीं हैं, ये समझ में आ गया है। दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर बड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जिन नेताओं पर करप्शन का आरोप होता है वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और वॉशिंग मशीन के कपड़ों की तरह साफ हो जाते हैं। पंजाब के संगरूर में शिक्षक आक्रोशित हैं। उधर रायबरेली में रामचरितमानस के अपमान को लेकर विवाद हुआ है। यहीं राहुल गांधी के जो बयान सामने आए उसके बाद साध्वी प्रज्ञा जो है वो आग बबला है। हिंदू राष्ट्र की गैर कानूनी मांग करने वालों पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया जा रहा? तौकीर रजा ने एक बार फिर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को आतंकवादी संगठन करार दिया और कार्रवाई की मांग की। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे आतंकवादी संगठनों पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई जा रही है, जो देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, देश पे एक और बंटवारा कराने की कोशिश कर रहे हैं। तौकीर रजा ने कहा कि हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल में किया हुआ है। हिंदू समाज से गुजारिश है कि अपने बच्चों को कातिल देशद्रोही न बनने दें। उन्होंने कहा कि आज हुकूमत में वही लोग बैठे हैं जो देश में दंगा करवाते थे। मुसलमान ने उस वक्त बम मारा था ना आज बम मार रहा है। जो बम मार रहे थे वो हिंदू समाज को बहकाने का काम कर रहे थे कि मुसलमान बम मारता है। असल में वही लोग हैं जो आज तख्त हुकूमत पे बैठे हुए हैं। मुरादाबाद में भी तौकीर रजा ने आग उगली और कहा, हिंदुस्तानियों से ज्यादा हमने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। उन्हें देश के बंटवारे का डर सता रहा है। तौकीर रजा ने 15 मार्च को बरेली से दिल्ली तक तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान किया। 20 मार्च को मौलाना का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेगा। तो आपने सुना तौकीर रजा को, और तौकीर रजा का ये भी कहना है कि अब देश में दंगे इसीलिए नहीं होते क्योंकि दंगा करवाने वाले सत्ता में बैठ चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने ऐलान किया है कि 15 मार्च से बरेली से दिल्ली तक वो तिरंगा यात्रा निकालेंगे, जिसको लेकर सियासी सरगर्मी भी बढ़ चुकी है। सियासी सरगर्मी की बात करें तो सियासत तो यूपी में भी इन दिनों गर्म है। प्रयागराज शूटआउट को लेकर, जी हाँ, उमेश पाल हत्याकांड में रोजाना जो है नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं। एक खुलासा ये भी हुआ है कि विधानसभा चुनाव से पहले उमेश पाल ने जो है उसने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया है। उनके कई ठिकानों पर दबिश डालने के बावजूद वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ी।
दरअसल उसका एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें वो शूटर मोहम्मद साबिर के साथ चलती दिख रही है। शूटआउट से 5 दिन पहले बस्ती गैंग के शूटर बल्ली के घर नीबा धूमलगंज भी पहुंची थी। सीसीटीवी फुटेज के बाद वो पुलिस के रडार पर है। इस बीच इनामी शूटर अब्दुल कवी के भाई अब्दुल कादिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ध्वस्तीकरण के दौरान उनके घर से भारी मात्रा में अवैध हथियार मिले थे। अतीक के शूटर अब्दुल कवी पर 11 केस दर्ज हैं। राजूपाल हत्याकांड में वो 18 साल से फरार है। पुलिस ने उसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम रखा है। दूसरी तरफ उमेश पाल के बारे में बड़ी जानकारी हाथ लगी है। विधानसभा चुनाव से 8 महीने पहले उसने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी। फाफामऊ सीट से वो एसपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता था। लखनऊ में खुद अखिलेश यादव ने उमेश पाल को पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। तो सुर्खियां हमने आपको दिखाई और अब आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दे, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पर आजकल सभी मौजूद रहते हैं, रील्स सभी बनाते हैं, लेकिन हम जो अपना नया शो लेकर आए हैं सुबह 8:30 बजे, उसमें आपको खबरें दिखाएंगे, वो भी रील के अंदाज में। देखना मत भूलिए, हम दो तो रहेंगे ही, साथ में हमारे एक और सहयोगी भी रहेंगे। सुबह 8:30 बजे न्यूज रील्स, नए कॉन्सेप्ट है, नया तरीका न्यूज बताने का, देखिएगा जरूर। बिल्कुल, यानी कि खबरें एक अलग अंदाज में वहां पर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन चलिए आगे बढ़ते बात चंदौली की कर लेते हैं, जहां पर जीआरपी के हत्थे एक शातिर युवक चढ़ा है। दरअसल इस युवक के बैग से 1.5 करोड़ रुपए कैश मिला है। सवाल यह है कि आखिर ये युवक इतना पैसा ले जा कहां रहा था, ये पैसा लाया कहां था, कहां से था, इस रिपोर्ट में देखिए आप। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर जीआरपी जवानों ने बैग खोले तो आंखें फटी की फटी रह गई। ट्रॉली बैग में 2000 और 500 के करारे नोटों के बंडल भरे थे। जीआरपी ने जब नोटों की गिनती शुरू की तो उनके होश उड़ गए। बैग में कुल 1.5 करोड़ रुपए मिले। दरअसल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर जीआरपी और आरपीएफ की रूटीन चेकिंग चल रही थी। उसी दौरान दिल्ली से गुवाहाटी जा रहे ब्रह्मपुत्र मेल से शक के आधार पर एक युवक को बैग के साथ नीचे उतारा गया। पुलिस ने शक के आधार पर युवक से पूछताछ की और बैग की तलाशी ली तो दंग रह गई। बैग से हजार और लाख नहीं बल्कि पूरे 1.5 करोड़ निकले। युवक इतनी बड़ी रकम दिल्ली से हवा लेकर जा रहा था, लेकिन जांच के दौरान वो रेलवे पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी युवक के पास से एक चाइनीज टोकन भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के करोल बाग के ज्वेलरी कारोबारी ने युवक को रुपए हावड़ा पहुंचाने को कहा था। जीआरपी ने जब्त किए गए रुपए इनकम टैक्स को सौंप दिए हैं। तो युवक के पास से 1.5 करोड़ मिले हैं, लेकिन इस 1.5 करोड़ के बारे में वो पुलिस को कोई भी जानकारी नहीं दे पा रहा है। पुलिस को शक है कि युवक जो है वो हवाला से जुड़ा हुआ हो सकता है और शायद हवाला से ये पैसा जो है किसी और को ट्रांसफर किया जा रहा था। फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। तो देखिए आगे भी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन अब आपको दिखाते हैं यूक्रेन से आई वॉर रिपोर्ट। रशिया यूक्रेन में जारी महायुद्ध के बीच यूक्रेन को दुनिया भर के देशों से सैन्य समर्थन मिल रहा है। ऐसे में रूस के कब्जे वाले बखमुट से यूक्रेनी सेना की ताकत का परचम लहराने वाली एक तस्वीर सामने आई है। यूक्रेन को पहला लेपर्ड टैंक मिल चुका है। यूएस और ब्रिटेन से मिले लेपर्ड टैंक से यूक्रेनी सेना की शक्ति और बढ़ने जा रही है। जनवरी में ब्रिटेन के पीएम सुनक ने जेलेंस्की को लेपर्ड टैंक देने का वादा किया था। जो बाइडेन भी कीव दौरे पर यूक्रेन को हर मदद का भरोसा दे चुके हैं। बखमुट में रूसी सैनिकों ने तबाही मचा दी है। मार्केट्स, अस्पताल और रिहायशी इलाकों पर रूसी सैनिक ताबड़तोड़ गोला बारूद बरसा रहे हैं। तो उधर यूक्रेन लगातार रूस के हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। यूक्रेनी पैराट्रूप ने तोप से रूसी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, जिसकी ताजा तस्वीरें सामने आई। पुतिन की सेना का अटैक यूक्रेन के दूसरे हिस्सों में भी हो रहा है। हाल ही में यूक्रेन के स्लोवियांस्क शहर में बड़ा धमाका हुआ। यह धमाका इतना भयानक था कि कई घंटों तक शहर के आसमान पर धुएं का गुबार छाया रहा। हालांकि इस धमाके में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, लेकिन यूक्रेनी सैनिकों को शक है कि हमला रूस ने किया, जिसकी जांच शुरू की जा चुकी है। रशिया यूक्रेन में लगातार वार पलटवार जारी है। रूस ने यूक्रेन के बखमुट और खेरसौन में कब्जा जमा रखा है। इस बीच यूक्रेन के खेरसौन से एक तस्वीर सामने आई, जहां खेरसौन के आसमान पर यूक्रेनी लड़ाकू विमान MiG-29 दिखाई दिए। यूक्रेनी सेना गश्त कर रूसी सैनिकों की पोजीशन का पता लगा रही है। यूक्रेन के डोनेस्क के शहर में रूस के हमले थम नहीं रहे। डोनेस्क में रूसी एयरफोर्स ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है।
शहर के अलग अलग हिस्सों से हवाई हमलों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। रूसी सेना पूरे शहर पर बेहिसाब रॉकेट बरसा रही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलिफोर्निया से आई तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर कुदरत का रौद्र रूप देखा गया है और जो पानी का क्रोध है, उन तस्वीरों को देखने के बाद तो हर कोई हैरान और परेशान है। दरअसल कैलिफोर्निया के कई इलाके बाढ़ बारिश से वहां हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कई इलाकों में चक्रवाती तूफान आने के बाद स्थिति बहुत ही खराब है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। यहाँ पानी का प्रचंड प्रहार है। सैलाब ने ऐसी तबाही मचाई कि लोगों में त्राहिमाम मच गया। पानी के रौद्र रूप को देखिए कैसे तबाही मचा रहा है। जन सैलाब से तबाही और बर्बादी का ये मंजर अमेरिका के कैलिफोर्निया की है। कैलिफोर्निया इन दिनों कुदरत की जबरदस्त मार झेल रहा है। अमेरिका के सर्वाधिक आबादी वाले राज्य कैलिफोर्निया में बर्फीले तूफान के साथ बाढ़ और बारिश का कहर है। कैलिफोर्निया के कई इलाकों में बारिश और बाढ़ से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। चक्रवाती तूफान के साथ यहाँ इतनी बारिश हुई है कि कई इलाकों में फैलाव आ गया। कई मकान तो बह गए। यहाँ सड़कों पर समंदर जैसा नजारा दिखाई दे रहा है। कैलिफोर्निया के ज्यादातर हिस्सों के साथ साथ सुदूर पश्चिमी नेवादा में भी बाढ़ और बारिश का खतरा पैदा हो गया है। साइक्लोन और बारिश से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। फसलों को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। कैलिफोर्निया के पश्चिमी नेवादा में बाढ़ और बारिश से हालात ज्यादा खराब हैं। वहां इस वक्त हालात कई इलाकों में ऐसे हो रखे हैं कि राहत बचाव की टीम जो है वो जुटी हुई है, लेकिन उनके ये इंतजामात या कह सकते हैं जो प्रशासन की तरफ से इंतजामात किए हैं वो भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। तो देखिए, कुदरत का कहर मोजाम्बिक में भी लगातार देखा जा रहा है। वहां पर भी जो तस्वीरें सामने आई वो भयानक है, भयावह हैं। और क्या कुछ तस्वीरें सामने आई इस रिपोर्ट में देखिए। जोरदार हवाएं चल रही हैं। समंदर में उठती लहरें लोगों को डरा रही हैं। लहरें तट से टकरा रही हैं। तूफान की वजह से जगह जगह पेड़ उखड़े हैं। कई घरों को भी तूफान ने नुकसान पहुंचाया है। कुदरत के कोहराम का यह नजारा अफ्रीकी देश मोजाम्बिक का है। मोजाम्बिक में उष्णकटिबंधीय चक्रवात फ्रेडी दूसरी बार लैंडफॉल करने वाला है। मोजाम्बिक के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठनी शुरू हो गई हैं। तटीय इलाकों से हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। मौसम विभाग के मुताबिक जिस वक्त साइक्लोन तट को हिट करेगा उस वक्त 215 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। इस आफत को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने राहत और मदद पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी है। तो दुनिया के कई देशों में कुदरत का कहर लगातार जारी है और अगर मोजाम्बिक की बात करें तो फिर वहां पर तटीय इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। चीन से लेकर अमेरिका तक मौसम की मार जो है वो देखने को मिल रही है। कहीं बाढ़ बारिश ने हाहाकार मचा रखा है तो कहीं कुदरत का कहर बरपा है। 2 मिनट में आपको दिखाते हैं देश दुनिया की तमाम अपडेट्स। चीन की राजधानी बीजिंग इन दिनों धूल भरी आंधी और धुंध की चपेट में है। बीजिंग का आसमान धूल से भरा है। भारी प्रदूषण के चलते विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, जिसकी वजह से सड़कों पर यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित नजर आई। जबकि हवा में प्रदूषण बढ़ जाने की वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। लोग कुदरत के इस प्रभाव से बचने के लिए मास्क लगाने के लिए मजबूर हैं। घाना और आइवरी कोस्ट से सामने आई सैन्य अभ्यास की तस्वीरें। अफ्रीकी और अमेरिकी सैनिकों ने काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज की है। अफ्रीका और अमेरिका के सैनिक एक साथ हाथों में हथियार लिए अभ्यास करते दिखाई दिए। सभी सैनिक एक स्पेनिश नौसेना के जहाज पर समुद्री डकैती को रोकने वाले अभियान के गुर सीख रहे हैं। इस सैन्य अभ्यास में 29 देशों के 1300 से ज्यादा जवानों ने हिस्सा लिया। अभ्यास 15 मार्च तक जारी रहेगा। फ्रांस में नई पेंशन स्कीम को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस की सड़कों पर हजारों लोगों की भीड़ ने उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नए पेंशन बिल के खिलाफ स्कूल और कॉलेज के बच्चों ने मार्च निकाला, लेकिन देखते ही देखते ये शांति प्रदर्शन हिंसक प्रदर्शन में तब्दील हो गया। प्रदर्शनकारियों ने एक कार को आग के हवाले कर दिया।
अमेरिका के कैलिफोर्निया से बेहद खूबसूरत नजारा सामने आया है। बर्फबारी का ये सुंदर नजारा देखने वालों के लिए नजारा भले ही जन्नत जैसा हो, लेकिन स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। हालात ये है कि 13 शहरों में स्नो इमरजेंसी भी घोषित की जा चुकी है। तो वहीं कुदरत की मार झेल रहे कैलिफोर्निया के कुछ हिस्से भीषण बारिश और बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ से हालात बिगड़ने के बाद 10,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर भेजा गया। अमेरिका के शिकागो में भी कुदरत कहर बरपा रही है। लगातार हो रही स्नोफॉल ने लोगों के लिए परेशानियां खड़ी कर दी है। शिकागो के कई इलाकों में 8 इंच तक बर्फ जमा हो गई। हिमपात के चलते शिकागो की सड़कें ठप हैं। सड़कों को खोलने के लिए प्रशासन युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। मशीनों की मदद से बर्फ की मोटी चादर को हटाया जा रहा है। सुबह शाम शिकागो का तापमान 6 डिग्री के आसपास पहुंचने लगा है। तो दुनिया के तमाम अपडेट हमने आपको दिखाए। अब बात करेंगे खबरों में आगे बढ़ते हुए कालीचरण महाराज की, जिन्होंने महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी की थी, जेल की हवा भी खाई। अब एक बार फिर से उन्होंने आग उगली है। देखिए कालीचरण महाराज ने किस तरीके से लव जिहाद के दोषियों के खिलाफ फांसी की सजा की मांग की है, और इतना ही नहीं, उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी भी की है। महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर जेल की हवा खाने वाले कालीचरण महाराज ने एक बार फिर जहर उगला है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में मुसलमानों ने हिंदुओं को चारा बना डाला। मुसलमानों का भाईचारा तब तक की है जब तक कि वो कम है। जैसे ही मुसलमान बढ़ जाते हैं वो हिंदुओं को चारा बना डालते हैं। पाकिस्तान में क्या हुआ? 29% हिंदू थे, मुसलमानों ने खा गए। बांग्लादेश में क्या हुआ? ईरान इराक में क्या हुआ? हिंदू थे ही वहां पे, गायब हिंदू, एक भी हिंदू नहीं। कालीचरण ने दावा किया कि ताजमहल पहले शिव मंदिर था। कुतुब मीनार 27 जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई। दूसरी तरफ लव जिहाद के बढ़ते मामले पर भी कालीचरण ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने भगवान राम से कर दी और कहा कि राम राज्य के लिए राजा राम की जरूरत है, योगी राम की तरह है। तो सनातन धर्म और हिंदुत्व का झंडा बुलंद कर रहे कालीचरण महाराज ने सीएम योगी की तुलना भगवान राम से कर दी है, जिसके बाद अभी माना जा रहा है कि सियासत तेज होने वाली है। सियासत गर्म तो राजस्थान में भी है। पिछले कई दिनों से वहां शहीदों की जो वीरांगनाएं हैं वो धरना प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन सरकार उनकी एक नहीं सुन रही है और उनके सरकार के इस रुख को लेकर सवाल भी अब खड़े होने लगे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। राजस्थान में शहीदों के विधवाओं की मांग को लेकर सियासत चरम पर है। पुलवामा शहीदों के विधवाओं की मांगे नहीं मानने को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीजेपी के साथ सचिन पायलट के भी निशाने पर हैं। इस बीच शनिवार को गहलोत ने राजस्थान की दूसरी वीरांगनाओं से मुलाकात कर यह दावा किया कि धरने पर बैठी वीरांगनाओं की मांगे गलत हैं। लेकिन हम इतना जानते हैं कि हमारे हस्बैंड शहीद हुए हैं, हमारे को फैसिलिटी मिलनी चाहिए, हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए, न कि देवर को मिलनी चाहिए, न कि जेठ को मिलनी चाहिए। तो ये देखिए, ये आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक कार्ड खेला गया है और उस कार्ड के जरिए समझाने की कोशिश की जा रही है कि बाकी वीरांगनाएं विरोध में है, क्योंकि पत्र में भी ये जिक्र किया गया था, जो पत्र ट्वीट हुआ था उसमें ये लिखा गया था कि बाकी वीरांगनाएं नाराज हो जाएंगी। इस मुद्दे पर बीजेपी पूरी तरह से हमलावर मोड में है। जयपुर और कोटा में बीजेपी ने सड़कों पर उतरकर हंगामा किया। प्रशासन ने तीनों शहीदों की विधवाओं को जबरन धरना स्थल से उठा लिया। पुलिस ने सांसद किरोड़ी लाल मीणा के साथ भी बदसलूकी की। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। मीणा ने कहा कि गहलोत दूसरी वीरांगनाओं से मिल रहे हैं, लेकिन 10 दिन से धरने पर बैठी शहीदों की विधवाओं के लिए उनके पास वक्त नहीं है।